नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया है, उसमें बॉटनी और जूलॉजी दो सब्जेक्ट हैं जो दोनों ही बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। इनमें कौन कौन सी यूनिट जो कॉमन है, मतलब अगर बच्चा इन यूनिट्स को कवर कर ले तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एज मिलता है उस कैंडिडेट को, ताकि वो दोनों एग्ज़ाम बॉटनी और जूलॉजी के दे सके और वो अच्छा स्कोर भी वहाँ पे उसको देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बात करूँ, पहली यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग। ये चार यूनिट जो हैं वो कॉमन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी की, ये भी एक कॉमन यूनिट है। उसके बाद आती है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये भी एक कॉमन यूनिट है। उसके बाद आती है आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी। ये जो यूनिट हैं, जो अभी मैंने पहली चार यूनिट, उसके बाद सेवन्थ यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी, देन इकोलॉजी नाइन्थ यूनिट, एंड उसके बाद है ट्वेल्थ मेथड इन बायोलॉजी। ये कॉमन यूनिट हैं बॉटनी और जूलॉजी में, और ये कवर करने के बाद आपको कहीं कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि देखिए हार्ड कोर बॉटनी और हार्ड कोर जूलॉजी ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं, इनमें बच्चा अगर बॉटनी में अच्छी महारत हासिल कर रखी है और जूलॉजी में, वो तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में ये यूनिट भी अगर कवर करता है तो उसको बहुत अच्छे खासे जो मार्क्स हैं वो आने के चांसेस रहते हैं। नविता क्लासेस में हमारा ये रहेगा कि हम इन यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे आप साथियों के साथ, और आप बच्चों की हेल्प होगी इसमें। कहीं ना कहीं अच्छा एज मिलेगा आप लोगों को, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट हैं बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉटनी और जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन अदर यूनिट्स में भी दिखने को मिलता है। अभी मैं आपको जो ये सिलेबस मैंने दिखाया है, ये आपका सिलेबस है जूलॉजी का। अब मैं आपको कवर करवाऊंगा कि क्या क्या कॉमन है। देखिए, मैं पहली यूनिट की बात करता हूँ, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें सारे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, मेटाबॉलिज्म से लेके वो सारे कवर कर रखे हैं यहाँ पे। एंजाइम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन आ गया, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। उसके बाद आती है सेल डिवीजन, सेल साइकिल। फंडामेंटल प्रोसेस में डीएनए के जितने रेप्लिकेशन, रिपेयर, कम्बिनेशन, आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कंट्रोल, जीन एक्सप्रेशन। फिर आता आपका सेल कम्युनिकेशन। ये कॉमन चार यूनिट तक हैं, जिसमें सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशंस, कैंसर, इनेंट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी हैं। उसके बाद आपका हार्ड कोर जूलॉजी आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद इस यूनिट में इनहेरिटेंस में देखिए मेंडेलियन आता है, कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन मैपिंग, मेंडेलियन प्रिंसिपल एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक, उसके बाद क्वांटिटेटिव जेनेटिक म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल अल्टरेशन, रिकम्बिनेशन। ठीक है, ये यूनिट कवर करने के बाद फिर आता है आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में। इकोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो अप्लाइड है, चाहे कंजर्वेटिव बायोलॉजी है, या इकोसिस्टम इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, ये सारे इसमें कवर होते हैं इस कॉमन यूनिट में। उसके बाद आता है आपका यूनिट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मेथड इन बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी है इसमें, आरएनए डीएनए के जितनी भी मोलिकुलर टेक्निक हैं वो सारी कवर कर रखी हैं। उसके बाद सीक्वेंसिंग से लेके और जो टेक्निक यूज़ की जाती है आइसोलेशन, सेपरेशन, एनालिसिस से रिलेटेड, वो सारी कवर कर रखे हैं यहाँ पे। ये स्पेसिफिक यूनिट हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक टेक्निक हैं या स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ये जूलॉजी में दे रखे हैं, बॉटनी में नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो बॉटनी का सिलेबस है उसमें क्या कॉमन है, जूलॉजी का और बॉटनी का दोनों का क्या कॉमन सिलेबस बनता है। ये बॉटनी का सिलेबस है। इसमें पहली यूनिट जो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी, 6 नंबर पे है। उसके बाद 9th पे है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एंड 11th पे आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, सेम है जो जूलॉजी में था, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। उसके बाद आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस। उसके बाद आता आपका ये जो 4th यूनिट है वो इसमें डिफरेंट है, लेकिन इनको अगर आप करते हैं 4th यूनिट जो आपने जूलॉजी में की, उसकी रिलेवेंसी आपको बॉटनी में दिखेगी, कहाँ कहाँ पे वो रिलेवेंट हैं। उसके बाद आपका
इनहेरिटेंस बायोलॉजी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनहेरिटेंस बायोलॉजी में। देखिए मेंडेलियन प्रिंसिपल से लेके जीन मैपिंग से लेके माइक्रोबियल जेनेटिक्स से लेके क्वांटिटेटिव जेनेटिक म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद आपका आता है इसी में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इन्वायरमेंट है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, स्पीसीज इंटरेक्शन है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, और साथ में आपकी आती है अप्लाइड इकोलॉजी और कंजर्वेटिव बायोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक। साथ में आपका मेथड चेंज बायोलॉजी, जो कॉमन यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो बॉटनी में भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक इस यूनिट में जो डिफरेंट है वो प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर है। देखिए जूलॉजी का बच्चा टिश्यू कल्चर को कवर करता है और टिश्यू कल्चर से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम में। इसमें क्या है डिफरेंस कि आपको स्टैटिस्टिकल जो मेथड हैं जो जूलॉजी में थे वो नहीं हैं, वो आपके जूलॉजी में थे लेकिन बॉटनी में नहीं है। यहाँ पे इन्होंने प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर को ऐड किया है, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से जो भी प्रिपरेशन एस्पायरेंट्स प्रिपेयर कर रहा है उनसे यही एक स्पेशल पॉइंट आज मैं रखने को आया हूँ कि आप जो कॉमन यूनिट हैं उनको तो कवर ज़रूर करें और बहुत अच्छे से कवर करें, ताकि आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिले कि एग्ज़ाम में आपने, क्योंकि वो जो यूनिट हैं वो कॉमन यूनिट हैं बट उनकी रिलेवेंसी क्या है दूसरी जो यूनिट हैं उनसे कहीं ना कहीं मैचिंग है और आप इजी से कोई भी क्वेश्चन वहाँ से निकाल सकते हैं। नविता क्लासेस स्पेशल आपको जो कॉमन यूनिट्स हैं बॉटनी और जूलॉजी में वो कवर करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि बच्चे को एक स्पेशल एज मिले और स्पेशल पॉइंट्स मीन्स जो क्वेश्चन है वो आप इजी से कवर कर सकें। अगर आप वो कॉमन यूनिट करते हैं उसमें आपकी बॉटनी और जूलॉजी में जो अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट वाइज और आपकी यूनिट वाइज वो बहुत अच्छी होगी, और दूसरे जो चैप्टर हैं या यूनिट हैं उनको भी आप अच्छी से कोरिलेट करके किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एग्ज़ाम एकदम से जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। आप कोई भी इसमें ढील ना बरतें। अगर आप इसमें ढील करते हैं तो देखिए साथ में ही आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके तुरंत 2 महीने का जो गैप है वो आपका क्या है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो आप एक अच्छे से इसकी तैयारी रखें। साथ में हम कवर करेंगे कि आप जो MCQs टाइप का जो पेपर है स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके साथ में हम मेंस की जो तैयारी है वो भी करवाने की कोशिश करेंगे, और साथ में हर एक यूनिट वाइज जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, चाहे वो देखिए UPSC में भी आपके बॉटनी और जूलॉजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो HCS का एग्ज़ाम है उसमें भी बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं HCS के, वहाँ से जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको ये समझे कि उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा चेंज आ सकता है क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्ज़ाम है, वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। वहाँ पे इतना क्वेश्चन को घुमाया फिराया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्वेश्चन होगा आपका मेंस का एग्ज़ाम का उसमें थोड़ा सा टिल्टिंग कर सकता है कि आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट कर सकता है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को देख के आंसर करना है वहाँ पे। क्योंकि आपके पास क्या है 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। तो 15 क्वेश्चन वही बच्चा कवर कर पाएगा जिसको अच्छी खासी नॉलेज है और राउंड द सिलेबस जिसने कवर किया है। मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल।